बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुश आमदीद कहती हूँ। आज का हमारा मौजू है शेरी इस्तिलाहात। इस वीडियो में हम शेरी इस्तिलाहात के बारे में पढ़ेंगे। तो चलें सबसे पहले शुरू करते हैं एक शेरी इस्तिलाह मिसरा से। मिसरा किसे कहते हैं? मिसरा के लफ्ज़ी मायनी है दरवाज़े का एक पट, आधा शेर या नस्ब बैत। नस्ब में बामायनी अल्फाज पर मुश्तमिल एक सत्र मिसरा कहलाती है। शेर के पहले मिसरे को मिसरा अव्वल और दूसरे को मिसरा सानी कहते हैं। जैसे ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, ये मिसरा की मिसाल है। यानी बामायनी अल्फाज पर मुश्तमिल एक सत्र जो है वो मिसरा कहलाती है। इसी तरह एक और मिसरा देखें, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखें शेर या बैत। मुकर्ररा वज़न और बहर में लिखी हुई तहरीर को शेर या बैत कहते हैं। शेर के लफ्ज़ी मायनी है सुखने मौजू। एक वज़न के दो मिसरे जो एक ख्याल को ज़ाहिर करें वो शेर या बैत कहलाते हैं। ठीक है, शेर की जमा को अशार कहते हैं। जैसे आ तुझको बताऊं तकदीर उमम क्या है, शमशीरो सनाने अव्वल ताऊसो रबाबे आखिर, ये शेर की मिसाल है। इसी तरह ज़माना बड़े शौक़ से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते, ये भी शेर की मिसाल है। एक और देखें, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। इस मिसाल में दिए गए पूरे जुमले को शेर कहेंगे और इस शेर की एक सत्र को मिसरा कहेंगे और शेर की पहली सत्र को मिसरा अव्वल और दूसरी को मिसरा सानी कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, एक गज़ल को तीन हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले हिस्से को मतला कहा जाता है जिसमें दो मिसरे होते हैं। गज़ल के दूसरे हिस्से को मक्ता कहा जाता है जिसके पहले मिसरे यानी मिसरा अव्वल में अक्सर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है और दूसरे मिसरे यानी मिसरा सानी में काफिया और रदीफ इस्तेमाल होता है। ठीक है, गज़ल के तीसरे हिस्से को अशार कहा जाता है यानी मतला और मक्ता उनके दरमियान वाले मिसरे जो होते हैं उनको अशार कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मतला किसे कहते हैं? गज़ल के पहले शेर को जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया हों मतला कहलाता है। जैसे ज़िंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। अब इस शेर में अल्फाज जो हैं गिला और मिला ये हम काफिया हैं क्योंकि इनकी सौतियत एक जैसी है, इनकी आवाज़ जो है वो एक जैसी है, इसलिए ये शेर गज़ल का मतला कहलाएगा। ठीक है, एक और शेर देखें, ऐश से क्यों खुश हुए, क्यों गम से घबराया किए, ज़िंदगी क्या जाने क्या थी और क्या समझा किए। अब इस शेर में अल्फाज जो हैं घबराया और समझा ये हम काफिया हैं। तो यानी जिस शेर के दोनों मिसरे हम काफिया हों वो शेर मतला कहलाता है किसी भी गज़ल का, पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफिया हों। ठीक है, नेक्स्ट देखें, हुस्ने मतला। अगर दूसरा शेर भी मतला की तर्ज पर हो यानी जिस तरह पहला शेर मतला कहलाता है जिसके दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं और उसी तर्ज पर दूसरा शेर भी हो यानी उसके भी दोनों मिसरे हम काफिया हों तो उसको मतला सानी, हुस्ने मतला या ज़ेबे मतला कहा जाता है। जैसे किसी सूरत नमूदे सोज़े पिन्हानी नहीं जाती, बुझा जाता है दिल चेहरे की ताबानी नहीं जाती, नहीं जाती कहाँ तक फ़िक्रे इंसानी नहीं जाती, मगर अपनी हकीकत आप पहचानी नहीं जाती। अब इसमें देखें कि पहला जो शेर है उसके दोनों मिसरे भी हम काफिया हैं और दूसरे शेर के भी दोनों मिसरे हम काफिया हैं, तो ये मतला सानी, हुस्ने मतला या ज़ेबे मतला कहलाता है। ठीक है, मतला सानी के बाद आने वाले तीसरे शेर के दोनों मिसरे भी अगर हम काफिया हों तो उसको मतला सालिस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मक्ता। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, ठीक है, उसे मक्ता कहते हैं। लेकिन अगर शायर उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल नहीं करता तो वो भी शेर ही कहलाएगा, मक्ता नहीं कहलाएगा। मक्ते के लिए ज़रूरी है कि शायर उसमें अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे और वो किसी भी गज़ल का आखिरी शेर हो उसे मक्ता कहा जाता है। ठीक है, जैसे मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। अब इसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है तो ये मक्ता की मिसाल है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तखल्लुस किसे कहते हैं? वो नाम जो शायर ने अपने लिए ख़ुद रखा हो और उसे शायर गज़ल के आखिरी शेर यानी मक्ता में इस्तेमाल करता हो उसे तखल्लुस कहते हैं। मसलन
گوشہ گزی ہوں میں شاعروں میں میر، پر میرے شور نے روئے زمیں تمام لیا. ٹھیک ہے، تو یہ تخلص کی مثال ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں تضمین. تضمین کسے کہتے ہیں؟ جب کوئی شاعر اپنے سے پہلے گزرنے والے شاعر کا کوئی مصرع اپنی غزل میں لے کر اس کی حمایت یا مخالفت میں اپنی بات کہتا ہے تو ایسے شعر کو تضمین کا شعر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے غالب اپنا یہ عقیدہ ہے بقول ناسخ، آپ بے بہرا ہے جو موت تک ادے میر نہیں. واوین میں لکھا ہوا مصرع ناسخ کا ہے. اس شعر میں غالب نے میر تقی میر کے کلام کی تحسین کے لیے، تعریف کے لیے ناسخ کے مصرع پر گرا لگائی ہے، تو یہ تضمین کی مثال ہے. ایک اور مثال دیکھیں. کہا حضرت درد نے خوب ناسخ، یہ زلفیں بتا کا گرفتار میں ہوں. اب یہ شعر ناسخ کی غزل کا مقطع ہے. اس کے پہلے مصرع میں شاعر ناسخ نے کہا ہے کہ حضرت درد نے خوب بات کہی ہے، اور درد کی بات دوسرے مصرع میں آئی ہے جسے واوین میں لکھا گیا ہے، تو یہ شعر بھی تضمین کا شعر کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں قافیہ. ہر شعر کے آخر میں آنے والی ایک جیسی آواز، یعنی جس کی صوتیت ایک جیسی ہو لیکن معنی مختلف ہوں. ٹھیک ہے، مختلف معنی والی الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں، لیکن ان کی آواز ایک جیسی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. اب یہاں پہ حباب اور سراب، ان کی صوتیت، ان کی آواز ایک جیسی ہے، تو یہ قافیے کی مثال ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں ردیف. قافیے کے بعد وہ لفظ یا لفظوں کا مجموعہ جو بار بار دہرائے جاتے ہیں ان کو ردیف کہتے ہیں. جیسے ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. اب یہاں پہ کی سی ہے. قافیے کے بعد آنے والے وہ الفاظ جو دہرائے جاتے ہیں اور وہ ایک جیسے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ردیف کہلاتے ہیں. تو یہاں پہ قافیہ کیا تھے؟ حباب اور سراب، اور ان کے بعد میں آنے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں جو بار بار دہرائے جاتے ہیں اور ایک جیسے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں بیت غزل یا شاہ بیت. غزل کے سب سے اچھے شعر کو بیت الغزل کہا جاتا ہے. جیسے مجروح سلطان پوری کا ایک شعر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا، یہ بیت الغزل کی مثال ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ دیکھیں فرد. شاعری میں ایک اکیلے شعر کو فرد کہتے ہیں. مضمون، شعر میں آنے والا خیال مضمون کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو ان شعری اصطلاحات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے. اللہ حافظ.